Hello everyone, I hope you are doing really well. Welcome to Knowledge Shar, and this is Tanya Wadhwani, and today I'm going to teach you some basic concepts of macroeconomics, that is chapter 2 of your class 12th macroeconomics book. The topics that we are going to cover in today's video are domestic territory, normal residence, factor income and transfer income. So before moving ahead, जिसने भी अभी तक नॉलेज शार का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से जाओ चैनल सब्सक्राइब करो बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें ऑल्सो I wanted to give you an important information that we have started online and offline tuition classes for class 8th to 12th, all subjects and all streams. We are also providing subject specific classes. For more details, contact or WhatsApp on the number given below. You can to our app Knowledge Shar. Link is given in the description box. You can also follow our Instagram handle @Knowledge Shar for more updates. So without any further delay, let's get started. So first topic is economic territory or domestic territory. हम अभी सपोज करते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पढ़ा हमें कुछ भी नहीं आता जनरली अगर मैं आप सबसे पूछूं कि डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड से आप क्या समझते हैं तो आप क्या बोलेंगे कोई भी इंसान यही बोलेगा जस्ट अ सेकेंड ये जो हमारी इंडिया की बाउंड्री है ये है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ड्राइंग पे मत जाना बहुत बेकार है कॉन्सेप्ट समझो ये तुम इंडिया की बाउंड्री बोलोगे कि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है ठीक है ना किसी भी लेमैन को यही लगेगा अब हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में है क्या layman's language domestic territory means the political frontiers of a country ये मैंने आपको समझा दिया कि जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है हम लोग यही समझते हैं लेमैन की लैंग्वेज में कि यही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है बट एक्चुअल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है जो हमें क्लास 12th के बोर्ड्स में लिखनी है इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट within which person goods and capital can circulate freely मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है वो ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का रूल एग्जिस्ट करता है हमारी गवर्नमेंट अपना रूल चलाती है विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली इन शॉर्ट हम जहाँ पे ट्रेड इजीली कर सकते हैं हम पे कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती Those parts of political frontiers of a country where government does not enjoy freedoms are deemed to be outside the economic territory. मतलब हमारी पॉलिटिकल जो इंडिया की बाउंड्री है जो इंडिया को और कंट्रीज से सेपरेट करती है उसके अंदर अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट का रूल नहीं चल सकता गवर्नमेंट अपनी फ्रीडम नहीं इंजॉय कर सकती वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते ठीक है फॉर example, embassies of other countries located in India are not included in domestic territory of India as they are not administered by Indian government. They are treated as the part of economic territories of their respective countries. ये क्या कह रहा है कि हमारी कंट्री में हम इंडिया के एग्जांपल लेके चलते हैं इंडिया में जितनी भी एम्बेसीज हैं और कंट्रीज की वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती क्यों क्योंकि यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट का रूल नहीं चलता यहाँ पे किस गवर्नमेंट का रूल चलता है जिस कंट्री की वो एम्बेसीज हैं फॉर एग्जांपल रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया इंडिया में जो रशियन एम्बेसी है वो है तो इंडिया में बट वो किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है रशिया की क्योंकि वहां पे किस गवर्नमेंट का रूल चलता है रशियन गवर्नमेंट का इंडियन गवर्नमेंट का नहीं चलता अब डोमेस्टिक टेरिटरी की कुछ एक्सेप्शंस होती है एक्सेप्शंस एज इन अगर हम अपना इंडिया का मैप देखेंगे तो हमें मैप में कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखती नहीं है बट वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है
और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैप में दिखती तो हैं बट वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो हम फर्स्ट शुरू करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स, मतलब जो हमारे मैप में हमें दिखती नहीं है बट वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का ही पार्ट है। First point is ships and aircrafts owned and operated by normal residents between two or more countries। मतलब क्या है इसका कि जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स अब शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऐसा तो है नहीं इंडिया के हैं इंडिया में ही चलेंगे, जापान के हैं जापान में ही चलेंगे, नहीं, और कंट्रीज में जाते हैं ट्रेड के लिए, ट्रेड करने के लिए या फिर ट्रैवलिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स जो कंट्री ओन करती है वो उसका इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ से कोई एयरप्लेन है, इंडिया का है, इंडियन कंपनी ओन करती है, इंडिया से यूएसए गया, ऐसा नहीं है यूएसए जाके यूएसए वालों का हो जाएगा फिर वापस इंडिया आके हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसे कंपनी कौन सी ओन करती है, इंडियन कंपनी, तो वो किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, वो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें दिया है प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब रशिया और जापान के बीच में जितने एयरप्लेन्स चल रहे हैं जो एयर इंडिया ने ओन कर रखे हैं वो किसका पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। ऐसा नहीं है रशिया जापान में चल रहे हैं तो रशिया का हो गया जापान का हो गया, नहीं, ओन किसने किया है, हमने, तो हमारा ही है। Next point is fishing vessels, oil and natural gas rigs, and floating platforms operated by the residents of a country in the international waters where they have exclusive rights for operation। ये क्या बोल रहे हैं, जो फिशिंग वेसल्स, हम जो बड़ी बड़ी वेसल्स यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फिशिंग, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मशीन्स जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यूज होते हैं, और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये, अब ये सारी चीजें हम इंटरनेशनल वाटर्स में यूज करते हैं। अब इंटरनेशनल वाटर्स की वो चीजें हैं तो वो किसकी हुई, मतलब किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी में आएंगी, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स तो किसी की इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आता। तो वो जिस सेम प्लेन वाला एग्जांपल, जिस कंट्री के रेजिडेंट्स उनको ओन करते हैं वो उस कंट्री की होती हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन द इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन विल बी कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन फिशरमैन है, इंडिया के मछुआरे हैं, जो वो फिशिंग बोट्स यूज कर रहे हैं इंडियन ओशन में वो फिशिंग करने के लिए बोट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशन इंडिया के अंदर तो नहीं है, इंडियन ओशन में अगर वो यूज करें जहां भी यूज कर रहे हैं, बट वो ओन कौन कर रहा है, इंडियन रेजिडेंट्स, इंडिया के मछुआरे ओन कर रहे हैं उसको, तो वो किसका पार्ट होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। Third is embassies, consulates and military establishments of a country located abroad। ये मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में बता ही दिया था कि जो एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स है ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, वो उनका पार्ट है जिनकी वो एम्बेसीज हैं एक्चुअल में, जिनके वो कॉन्सुलेट्स हैं एक्चुअल में। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारी इंडियन एम्बेसी है रशिया में अगर कोई, तो वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब इसमें एक वर्ड आया कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं, कॉन्सुलेट्स एक बिल्डिंग होती है या ऑफिस होता है जो कॉन्सल्स यूज करते हैं। कॉन्सल्स क्या होते हैं, consuls are an officer commissioned by the government to reside in a foreign country to promote the interest of the country to which they belong। कॉन्सल्स गवर्नमेंट भेजती है दूसरी कंट्रीज में ताकि वो उन कंट्रीज में जाके रहें, वहां पे रह के अपनी कंट्री का कल्चर प्रमोट करे, उन लोगों को बोलते हैं कॉन्सल्स। तो वो जो बिल्डिंग या ऑफिस यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्सुलेट्स। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड। अब ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया की पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में तो आती हैं बट वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, मतलब लोकेटेड इंडिया में ही है बट वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री, मतलब किसी फॉरेन कंट्री की अगर हमारे इंडिया में एम्बेसीज, कॉन्सुलेट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगी। वो किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होंगी, जिन रिस्पेक्टिव कंट्रीज की वो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। मतलब हमारे इंडिया में जापानीज एम्बेसी अगर लोकेटेड है तो वो किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, वो लोकेटेड तो इंडिया में है बट वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो जापान की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है।
Next point is international organizations like UNO, WHO, etc. located within the geographical boundaries of a country. मतलब किसी भी कंट्री में अगर इंटरनेशनल बॉडीज यूएनओ डब्ल्यूएचओ लोकेटेड है तो वो उस कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती. ठीक है. ओके, नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. 2 मिनट का पॉज लेके ये सारे क्वेश्चंस अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, देन आई विल डिस्कस द आंसर्स विद यू. चलिए इनके आंसर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. एन इंडियन कंपनी इन लंदन. इंडिया की कोई कंपनी है बट वो लंदन में सिचुएटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. हमें देखना है हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इनमें से कौन कौन सी पॉइंट्स, कौन कौन सी चीजें हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी को बिलोंग करती है. फर्स्ट पॉइंट इज एन इंडियन कंपनी इन लंदन. लंदन में हमारी इंडिया की कोई कंपनी है. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कंपनीज का कहीं एक्सेप्शन था? नहीं था. लोकेटेड कहाँ है वो? लंदन में है. उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है. इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में वो नहीं आएगी. फर्स्ट पॉइंट इज क्रॉस. नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इंडिया में लोकेटेड है. इसकी कोई एक्सेप्शन थी? कोई ये एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है? नहीं थी. लोकेटेड कहाँ है? इंडिया में. इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में, पॉलिटिकल बाउंड्रीज में. यहाँ इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है. तो इसका आंसर क्या होगा? यस, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज. इंडिया में कंपनी है, ओन उसे कौन करता है? कोई जापानीज करता है. हमें ओनर से कुछ लेना देना है. उसको जापानीज ओन करे, रशियन ओन करे, हमें क्या मतलब. कंपनी कहाँ है? इंडिया में. कौन सी गवर्नमेंट का रूल चल रहा है? इंडिया का. कोई एक्सेप्शन है? नहीं है. किसका पार्ट हुई? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट. तो इस पे भी क्या आएगा? टिक. नेक्स्ट इज ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क. रिलायंस किसकी कंपनी है? इंडिया की. इंडिया की कंपनी का कोई ऑफिस है न्यूयॉर्क में. लोकेटेड कहाँ है भाई? जगह कहाँ है? न्यूयॉर्क. इंडिया तो नहीं है ना. न्यूयॉर्क में इंडिया का रूल चल सकता है? इंडियन गवर्नमेंट का नहीं चल सकता. वहां किसका चलेगा? न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट का. तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. क्रॉस. क्रॉस थोड़ा ज्यादा ही नीचे चला गया. ओके, नेक्स्ट इज ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया. किसी फॉरेन बैंक की ब्रांच है हमारे इंडिया में. कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में. जगह देखते हैं हम डोमेस्टिक टेरिटरी में. एक्सेप्शंस का केस तो अलग है. हम बेसिकली जगह देखते हैं कि वो लोकेटेड कहाँ है. हमारे इंडिया में लोकेटेड है, तो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या हुई? पार्ट हुई. इंडियन एम्बेसी इन जापान. अब आ गई भाई एम्बेसी. एम्बेसी की थी एक्सेप्शन. क्या एक्सेप्शन थी? इंडियन एम्बेसी. कहाँ की एम्बेसी है? इंडिया की. किसका रूल चलेगा? इंडिया का. चाहे वो जापान में हो, चाइना में हो, रशिया में हो, जहां मर्जी हो, इंडिया की एम्बेसी है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. ब्रांच ऑफ एसबीआई इन चाइना. एसबीआई बैंक की ब्रांच है चाइना में. इंडिया में तो नहीं है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं हुआ. रशियन एम्बेसी इन इंडिया. फिर एम्बेसी आ गई भाई, एक्सेप्शन थी इसकी तो. कहाँ की एम्बेसी है? रशिया की. भाई जहां मर्जी हो, इंडिया, यूएस, न्यूयॉर्क, जहां मर्जी हो, रशिया की एम्बेसी है. किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगी? रशिया का. इंडिया का तो नहीं है. नहीं है जी. नेक्स्ट इज टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका. टाटा ने अपनी कोई बिल्डिंग है जो गूगल को रेंट कर दी अमेरिका में. वाह भाई वाह, देश तरक्की पर है. ठीक है. कंपनी कहाँ पे है? अमेरिका में है, इंडिया में है नहीं, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट वो नहीं हुई. क्रॉस. होप करती हूँ आपके आंसर सही होंगे. नहीं होंगे तो अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल रेजिडेंट्स. अब ये चारों है नॉर्मल रेजिडेंट हमारे इंडिया के. मास्क लगाए हुए हैं. आजकल की सिचुएशन में मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है. सैनिटाइजर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. चलिए
Normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. ये डेफिनेशन है भाई जो तुम्हें 12th के बोर्ड्स में लिख के आनी है एज इट इज, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट क्या है? कोई भी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। नॉर्मल रेजिडेंट सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब इंसानों के लिए नहीं यूज करते, इंस्टीट्यूशंस के लिए भी यूज करते हैं, जो हमारी किसी भी एक कंट्री में रिसाइड करे और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता हो। हिंदी भाषा में सिंपल में क्या कहना चाह रहा है? स्टेइंग इन इकोनॉमिक टेरिटरी फॉर मोर देन 1 ईयर, उस कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में रह रहा हो वो इंसान या इंस्टीट्यूशन 1 साल से ज्यादा के लिए, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट दैट इज अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, मतलब वही कमा रहा है, खा रहा है, खर्च कर रहा है और जमा भी कर रहा है, उसकी मर्जी जो मर्जी वो कर रहा है। ये 2 कंडीशंस नेसेसरी है किसी भी एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए, ठीक है। क्या थी 2 कंडीशन? कि पहली बात तो तुम उस कंट्री में 1 साल से ज्यादा का तुम्हारा स्टेइंग पीरियड हो, सेकंड तुम्हारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में हो, उसी कंट्री में तुम खा रहे हो, कमा रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स की कुछ एक्सेप्शंस हैं। नॉर्मल रेजिडेंट डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये 6 चीजें हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट किसी एक कंट्री के नहीं होते। कौन कौन? फॉरेन, फर्स्ट पॉइंट है फॉरेन टूरिस्ट्स एंड विजिटर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस एटसेट्रा। मतलब कोई फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स हैं, सपोज हमारे इंडिया में आए हैं हॉलीडे के लिए, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन जाएंगे। वो कहाँ के रहेंगे? सपोज यूएस से कोई आया है इंडिया में स्टडी के लिए, तो वो वैसे तो आएगा नहीं, बट चलो मान लो कोई आया है इंडिया में स्टडी के लिए, तो वो यूएस का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। हम लोग गए हैं चाइना में छुट्टियां मनाने, वैसे तो चाइना हमारा दुश्मन है, बट चलो कोई नहीं, मान लेते हैं हम चाइना में गए हैं छुट्टी मनाने, तो हम चाइना के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो जाएंगे, हम इंडिया के ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ कंट्री लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। ये क्या कह रहा है कि जो फॉरेन स्टाफ होता है एम्बेसीज का, भाई एम्बेसीज की अपनी अलग ही चुल्ला है, उसको हर चीज में एक्सेप्शन चाहिए, ठीक है। तो जो एम्बेसीज का, डिप्लोमैट्स का, आर्म फोर्सेस के जो स्टाफ होते हैं, वो उस कंट्री के, जिस कंट्री में उनकी बॉडीज ये एम्बेसीज वगैरह लोकेटेड है, उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स वो नहीं माने जाते। किसके माने जाते हैं? जिस कंट्री को वो बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि रशियन एम्बेसी है इंडिया में, ठीक है, लास्ट टॉपिक से रिलेट करके एग्जाम्पल दूंगी। रशियन एम्बेसी है इंडिया में, ठीक है, वहां पे कोई एक वर्कर काम कर रहा है, लोकेटेड कहाँ है? इंडिया में, बट वो रशियन एम्बेसी किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है? रशिया का। तो वहां पे जो वर्कर काम कर रहा है ना, चाहे इंडिया में रहता है, बट वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि वो रशियन एम्बेसी में काम करता है। Third point is international organizations like UNO, WHO, etc. are not considered as normal residents of the country in which they operate. UNO और WHO जैसी इंटरनेशनल बॉडीज जिस भी कंट्री में ऑपरेट करती हैं, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होती। दे आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एरिया। फॉर एग्जाम्पल WHO का कोई ऑफिस है यूएस में, तो वो यूएस का नॉर्मल रेजिडेंट, वो इंस्टीट्यूशन यूएस का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है? वो इंटरनेशनल एरियाज के नॉर्मल रेजिडेंट है। Fourth point, employees of international organizations are considered as the residents of the country to which they belong and not of the international area. अब भाई हमें ये तो पता चल गया कि वो जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो वहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, वो तो इंटरनेशनल एरिया की हैं। तो क्या वहाँ के जो वर्कर्स, एम्प्लॉयज, वहाँ का जो स्टाफ है वो भी इंटरनेशनल एरिया का नॉर्मल रेजिडेंट हुआ? नहीं। वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं? वो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं उन कंट्रीज के जिन कंट्रीज को वो बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएन ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया will be treated as the normal resident of America. कोई अमेरिकन वर्कर है, यूएनओ का ऑफिस है इंडिया में, ठीक है, कोई अमेरिकन वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो
इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, ना वो इंटरनेशनल एरिया का कहलाएगा। वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा? अमेरिका का ही। ठीक है ना? पर पर ध्यान से सुनना, एक एक्सेप्शन है। अगर ये अमेरिकन यूएनओ के ऑफिस में 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है, 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है, मतलब रह वो इंडिया में रहा है 1 साल से ज्यादा, ठीक है ना, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, तब वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है? एग्जाम्पल क्लियर है? Next is crew members of foreign vessels, commercial travels and seasonal workers provided their stay is less than 1 year. Okay. सो फॉरेन वेसल्स के जो क्रू मेंबर्स होते हैं और कमर्शियल ट्रैवलर्स जो होते हैं, कमर्शियल ट्रैवलर्स यानी कि जो जो लोग दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए, उन्हें हम कमर्शियल ट्रैवलर्स कहते हैं। और सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 year। अगर वो किसी और कंट्री में जा रहे हैं और वहां पे 1 साल से कम रह रहे हैं, तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। वो अपनी कंट्री के ही जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहां के वो नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। Border workers who live near international borders and cross the border on a regular basis to work in another country, they are treated as the normal residents of the country where they live and not where they work. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बॉर्डर वर्कर्स, पहली बात तो बॉर्डर वर्कर्स हम किन्हें कहते हैं? जो बॉर्डर के पास में ही कहीं रहते हैं और वो रेगुलर बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं किसी और कंट्री में काम करने के लिए। ठीक है ना? वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाते हैं? इन दे आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का कोई एक वर्कर है जो नेपाल के बॉर्डर, जो इंडिया का नेपाल से बॉर्डर टच होता है उसके कहीं पास रहता है, ठीक है, और वो रेगुलरली बॉर्डर क्रॉस करता है नेपाल में काम करने के लिए, रहता वो इंडिया में ही है, तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा? वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा, वो नेपाल का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाया जाएगा। ओके, अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हैं। मैं इन पिक्चर्स की आपको हल्की सी डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, मैं आंसर्स अभी नहीं बताऊंगी, आंसर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी इसके। आपको ये बताना है कि इन 5 पिक्चर्स में से कौन इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है? फर्स्ट पिक्चर मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत है? मैं कर भी नहीं रही। सेकंड पिक्चर मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हम सबको पता है। थर्ड पिक्चर मैं डिस्क्राइब करती हूँ। ये एक लड़की है। हाँ जी, सही सुना आपने, ये एक लड़की है। लड़कों, लड़की नहीं देखनी, क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन ये है कि ये एक लड़की है इंडिया की जो बाहर गई है पढ़ाई करने, कहीं भी मान लो, यूएस मान लो, कनाडा मान लो, हमारे इंडिया वालों को कनाडा जाने का बहुत शौक है, कनाडा मान लो, कनाडा गई है पढ़ाई करने के लिए, तो ये इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट हुई कि नहीं? ठीक है? ये एक फैमिली है, बहुत हंसती खेलती फैमिली, ये इंडिया की फैमिली है और ये बाहर गए हैं, मान लो यूरोप गए हैं ये अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने, तो ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हुए कि नहीं? ये एक मेडिकल पेशेंट है जो इंडिया में इनका इलाज नहीं था, ये यूएस से गई है अपना इलाज कराने के लिए, तो ये इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट हुई कि नहीं? इनके आंसर्स आप लिख के रखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगी। ओके, मोर क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चंस हैं, हमें इनमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। 2 मिनट का पॉज लो, फटाफट से सारी एक्सेप्शंस को गो थ्रू कर लो, ये क्वेश्चंस पढ़ लो, आंसर अपने मन में या कॉपी पेन जहाँ मर्जी लिखना है लिख लो, बट खुद पहले अटेम्प्ट करो, फिर मैं आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ। ओके, लेट्स बिगिन। First question is Indian officials working in an Indian embassy in USA. इंडियन एम्बेसी यूएसए में लोकेटेड है, तो पार्ट किसका हुई? इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का, तो वहां पे जो इंडियन ऑफिशियल्स वर्क कर रहे हैं वो भी क्या हुए? इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स। ओके, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months
सिर्फ 2 मंथ्स के लिए वो रहा है, कोई जापान से आया है और हमारे इंडिया में 2 महीने के लिए रहा है, तो वो हमारे इंडिया का रेजिडेंट नहीं हो जाएगा, तो ये नहीं है। नेक्स्ट इज इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। इंडियंस हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं मैच देखने, अब पाकिस्तान जाके वहां के रेजिडेंट नहीं हो जाएंगे, कहाँ के रहेंगे, इंडिया के ही रहेंगे, तो दिस इज टिक, दिस आंसर इज करेक्ट। Indian working in the UNO office located in America for less than 1 year. इंडियंस हैं जो यूएनओ में काम करते हैं, उनका ऑफिस कहाँ लोकेटेड है, अमेरिका में, बट सिर्फ 1 साल से कम के लिए वो गए हैं, 10 महीने 8 महीने जितने भी महीने, 1 साल से कम के लिए वो गए हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स कहाँ के रहेंगे, इंडिया के ही रहेंगे। अगर यहाँ पे मोर देन 1 ईयर होता तो वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स बन जाते हैं, अमेरिका के। क्यों? क्योंकि उनका स्टेइंग पीरियड भी कहाँ है, अमेरिका में, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ है, अमेरिका में। बट लेस देन 1 ईयर है तो वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया के एम्प्लॉयज हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, तो कहाँ के रेजिडेंट्स होंगे भाई, इंडिया के ही होंगे। Foreign tourists visiting India for a month to see the Taj Mahal. ताजमहल देखने आए हैं भाई फॉरेन टूरिस्ट हमारे। अब ताजमहल देखने में उनको पूरा 1 महीने के लिए आए ना, पूरा साल तो लगेगा नहीं, तो ये हमारे फॉरेन से आए हैं तो हमारे रेजिडेंट्स तो बन नहीं जाएंगे, जहां से आए उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के ही रहेंगे, तो ये नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। हज के लिए जा रहे हैं इंडिया के मुस्लिम्स, तो रेजिडेंट्स कहाँ के हैं, इंडिया के ही। So 1, 2, 3, 4, 5, 5 options are correct. Moving ahead. अब आता है एक बहुत ही कंफ्यूजन आती है बच्चों के दिमाग में, रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप में डिफरेंस क्या है। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि सेम चीज है, बट सेम चीज नहीं है। अभी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। ओके, सो हम डिफरेंस पढ़ते हैं रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप के बीच में। रेजिडेंटशिप क्या है, रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। रेजिडेंटशिप तो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया, नॉर्मल रेजिडेंट। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ये किस पे बेस्ड है, एक इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे बेस्ड है, वो कहाँ रह रहा है, वो कहाँ अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस कंट्री में है, वो वहां का रेजिडेंट कहलाएगा। सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, मतलब वहां तुम रह रहे हो, वहां तुम्हारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इससे सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं है। तुम कहाँ पैदा हुए हो, वहां के तुम सिटीजन हो, और अगर कोई तुम लीगल प्रोविजंस हैं कोई अगर उस कंट्री के, जो तुम्हें उस कंट्री का सिटीजन होने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो तुम उस कंट्री के सिटीजन कहलाओगे। अब ये एग्जाम्पल से आपको थोड़ा डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा। अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एक चाइनीज है, ठीक है ना, वो इंडिया में रह रहा है मोर देन 1 ईयर के लिए। अब इंडिया में रह रहा है तो खा कमा भी यही रहा होगा, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, वो मोर देन 1 ईयर के लिए रह भी इंडिया में रहा है, बट है क्या, चाइनीज। अब वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रह रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका इंडिया में है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट तो कहलाएगा। However, he is not a citizen of India as he does not hold citizenship of India. वो इंडिया की सिटीजनशिप होल्ड नहीं करता, तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा। सिटीजन कहाँ कहलाएगा, जहां वो पैदा हुआ है। चाइनीज है तो चाइना में पैदा हुआ है, चाइना का वो सिटीजन कहलाएगा, वो इंडिया का नहीं कहलाएगा। मतलब a person can be a citizen of one country and at the same time a resident of another country. ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो हमारा चाइनीज था, वो सिटीजन कहाँ का था, चाइना का, बट वो रेजिडेंट कहाँ का था, इंडिया का। तो एक इंसान एक कंट्री का, अलग अलग कंट्री का रेजिडेंट और सिटीजन सेम टाइम पर हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनना, अभी क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस के बेसिस पे इसको समझते हैं हम, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए।
फर्स्ट पॉइंट है कि इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। मतलब जो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। जो इनकम इनको मिलती है अपनी फैक्टर सर्विसेज देने के लिए प्रोडक्शन की प्रोसेस में, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। सिंपल शब्दों में, तुमने काम करके जो इनकम कमाई है वो तुम्हारी फैक्टर इनकम है। ऑन द अदर हैंड, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। मतलब कुछ काम नहीं किया, फ्री के पैसे मिल गए, फ्री की इनकम मिल गई, उसे हम क्या कहते हैं? बिना कोई सर्विस दिए इनकम मिल गई, उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। ठीक है ना? फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर इनकम को हम, अब भाई ये तो कॉमन सी बात है कि जो तुम इनकम कमाओगे, जो तुम काम करके इनकम कमाओगे, अपनी सर्विसेज देके इनकम कमाओगे, वो इनकम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होगी। फ्री की इनकम मिली या नल्ले हो, कुछ काम वाम नहीं करते, ऐसी इनकम मिल गई, उस इनकम को हम इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। तो ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड नहीं होती। फैक्टर इनकम इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली अर्न करके तुम्हें चीज मिल रही है तो ये अर्निंग कॉन्सेप्ट हुआ। ट्रांसफर इनकम इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट। मतलब तुमने कुछ काम नहीं किया, तुम्हें बस इनकम रिसीव हो गई, तो इसे हम रिसीट कॉन्सेप्ट बोलेंगे। इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम किसको मिलती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। कौन होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और ट्रांसफर इनकम, इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। ट्रांसफर इनकम जनरली कौन रिसीव करता है? हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। एग्जाम्पल दिए फैक्टर इनकम के, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल हैं स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एटसेट्रा। ये सब चीजें हमें बिना कुछ काम किए मिलती है, बिना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किए मिलती हैं, तो इसको हम ट्रांसफर इनकम की कैटेगरी में डालें। ये फैक्टर इनकम की एग्जाम्पल्स हैं, पिक्चर्स के थ्रू मैंने शो किए हैं ताकि आपको इजीली मेमोराइज हो जाए। ये ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल्स हैं, पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। अच्छा जी, अब ट्रांसफर्स जो है वो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, करंट ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट बुक में दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स में पता नहीं कुछ भी आ जाता है। तो करंट ट्रांसफर्स क्या होते हैं? करंट ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ इनकम। अच्छा, ट्रांसफर्स पहली बात क्या होते हैं? जो हम देते हैं विदाउट रिसीविंग एनी सर्विसेज इन रिटर्न। हमने पेमेंट करी है विदाउट रिसीविंग एनी सर्विसेज इन रिटर्न। तो करंट ट्रांसफर क्या होते हैं? जो हम अपनी रेगुलर इनकम में से निकाल के पैसे देते हैं, उसे हम कहते हैं करंट ट्रांसफर्स। जो और कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? कैपिटल ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ द वेल्थ ऑफ द पेयर। जो पेयर है वो अपनी वेल्थ में से, अपनी पूंजी में से पैसे निकाल के अगर किसी को दे रहा है विदाउट रिसीविंग एनी सर्विसेज इन रिटर्न, उसे हम कैपिटल ट्रांसफर कहते हैं। जो इनकम में से निकाल के दी करंट, जो वेल्थ में से निकाल के दी वो कैपिटल। करंट ट्रांसफर्स रेगुलर इन नेचर होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली करंट ट्रांसफर्स अकर करते हैं, वेयरएज कैपिटल ट्रांसफर्स इरेगुलर इन नेचर होते हैं, इतने फ्रीक्वेंटली कैपिटल ट्रांसफर्स अकर नहीं करते। करंट ट्रांसफर्स आर मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस। करंट ट्रांसफर्स जो है वो बेसिकली हम कंजम्पशन पर्पसेस के लिए देते हैं। मतलब अब हम अपनी इनकम में से निकाल के दे रहे हैं तो कुछ ज्यादा बड़ा अमाउंट हम दे नहीं पाएंगे, ठीक है ना? तो वो क्या हमारी जो कंजम्पशन पर्पस है सिर्फ उसी को पूरा कर पाएगा, ठीक है ना? और ऑन द अदर साइड कैपिटल ट्रांसफर्स आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमने अपनी वेल्थ में से निकाल के दिया है तो कुछ लार्ज अमाउंट दिया होगा, तो ये किस लिए यूज होता है? ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल्स दिए हैं, ओल्ड एज पेंशन एंड गिफ्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ करंट ट्रांसफर्स, whereas investment grants, capital gain tax is the example of capital transfers. That's all for today's video. Thank you so much. और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो रेगुलर अपडेट्स के लिए। बाय बाय।